नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली के लिए बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षकों का नाम तय कर लिया है, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। शाम 7 बजे आज विधायक दल की बैठक होनी है, यानी आज उस सस्पेंस पर तक हट जाएगा जिस पर 12 दिन से लगातार मंथन चल रहा है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। 48 विधायकों के साथ बीजेपी दिल्ली में बहुमत के साथ आई और अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा उस पर से पर्दा बहुत जल्द उठने वाला है। 3 घंटे के भीतर यह तय हो जाएगा कि आखिर दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन होगा। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम तय होगा और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है वो विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे, यानी 48 नवनिर्वाचित विधायक, दिल्ली के सांसद और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में आज विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे होनी है। यानी माना जा रहा है कि 8 बजे से पहले उस नाम का ऐलान हो जाएगा जो कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। तो शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता सदन को चुना जाएगा। उसके बाद माना जा रहा है कि नेता सदन को चुनने के बाद नेता सदन बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल के पास जाएंगे, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। उसके बाद उपराज्यपाल राष्ट्रपति को मंजूरी देने के लिए लेटर भेजेंगे और उसके बाद प्रस्तावना जो है वो जारी की जाएगी। और कल होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो होना है रामलीला मैदान में। बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोगों को जो है उसमें निमंत्रण दिया गया है, आम लोगों को भी बुलाया गया है। सबसे खास होगा झुग्गी विस्तारक। और इस वक्त पल्लवी झा हमारे साथ रामलीला ग्राउंड से जुड़ गई हैं। पल्लवी, रामलीला ग्राउंड में किस तरह की तैयारियां हैं? बताया जा रहा है कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये बीजेपी बेहद भव्य करने वाली है। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार होगी, ऐसे में तैयारियां क्या हैं? बिल्कुल दिव्या, देखिए रामलीला मैदान राजनीतिक लिहाज से या सामाजिक लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ऐसे में 27 साल का जो सूखा है बीजेपी का वो खत्म हुआ और इसीलिए बीजेपी भव्य तरीके से रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण का आयोजन करने जा रही है। तो सबसे पहले मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी। हालांकि आपको यह हम बता देते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री को आना है तो अब जो है एसपीजी ने टेक ओवर कर लिया है और अब एंट्री जो है लगभग सभी की बंद कर दी गई है, क्योंकि इस वक्त जो है वो तमाम इस वक्त जो फोर्सेस होते हैं, एसपीजी होती है, वो पूरा सर्च करती है, तो इसीलिए अब बंद हो चुका है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि यहां से तस्वीर आपको दिखाऊं। 3 मंच है इसमें, जो जो सेंटर में आप मंच देख रही हैं वहां पर प्रधानमंत्री और जो तमाम वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता हैं वो यहां पर मौजूद होंगे। दूसरे मंच पर धर्मगुरु संत को भी बुलाया गया है, वो वहां पर मौजूद है। और जो तीसरा मंच होगा वहां पर तमाम बीजेपी के विधायक जो दिल्ली में जीते हैं वो मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर देखिए 12 एकड़ की जमीन है और लगभग 30 से 35 हजार लोगों के आने की बात कही गई है और 10 बजे का कहा गया कि 10 बजे से कार्यक्रम का आमंत्रण दिया गया है जिसमें आम लोग भी शिरकत होंगे। लेकिन तकरीबन 11:15 के बाद से ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से प्रोग्राम की शुरुआत होगी और 12:25 से 28 के बीच में जो है प्रधानमंत्री आएंगे और वहां से फिर जो है शपथ ग्रहण का समारोह शुरू हो जाएगा। तो देखिए भव्य तरीके से मनाया जाएगा जिसमें बहुत सारे कलाकारों को भी बुलाया गया है, सेलिब्रिटीज को बुलाया गया है, मंच पर जो है रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने की भी बात कही गई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी इतने नंबर्स के साथ आइए। लेकिन रामलीला मैदान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू किया और यहीं से उनकी राजनीतिक करियर का भी शुरुआत हुआ। लेकिन देखिए कि अब जो है बीजेपी यहां पर परचम लहराते हुए एक भव्य समारोह कर रही है। कई मायने निकाले जाएंगे लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा दिन है और इसीलिए इस बड़े दिन को बीजेपी भव्य तरीके से मनाना चाहती है, जिसमें चीफ जो है बीजेपी शासित जहां से भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो लोग यहां पर मौजूद होंगे। तो बड़े लोगों की शिरकत होगी, बड़े नामों की शिरकत होगी और इसका संदेश सिर्फ दिल्ली में नहीं दूर दूर तक जाएगा। और आने वाले समय में देखिए बिहार में भी चुनाव है, उसके बाद बंगाल और पंजाब है, तो दिल्ली के इस मंच से कई संदेश भी बीजेपी देने की कोशिश करेगी। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि आज शाम में एक बड़ी बैठक होनी है विधायक दल की और
उसमें निकलेगा दिल्ली का वो सीएम का चेहरा जो कि दिल्ली को मिलेगा। और वो चेहरा कौन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या वो महिला होगी, क्या वो सांसद होंगे, या फिर विधायक में से कोई ऐसा चेहरा होगा जिसे सुनकर सब अचंभित हो जाएंगे। क्योंकि पिछले परंपरा को अगर हम बीजेपी का देखें तो बीजेपी ऐसे नाम को पिक करके लेकर आई है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। गौरव से ले लेती हूँ जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं प्रदेश बीजेपी कार्यालय से। कुमार, चूंकि हम देख रहे हैं कि हर घंटे स्थिति बदल रही है, ऐसे में अब जो है किसका नाम रेस में सबसे आगे दिख रहा है और ऐसे में क्यों? चूंकि अगर जिस तरीके से आप पहले भी बता रहे थे जो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है उनके लिहाज से भी देखा जा रहा है कि आखिर दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा। देखिए, बिल्कुल बीजेपी जब केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करती है उसमें भी जातीय कॉम्बिनेशन को सेट करने का प्रयास करती है। और अमूमन ये देखा गया है 4-5 पिछले जो पर्यवेक्षक तय हुए हैं अलग अलग राज्यों के, ये देखा गया है कि जो 2 पर्यवेक्षक जिस जाति या कैटेगरी के जाते हैं उस जाति या कैटेगरी का व्यक्ति सीएम नहीं बनता राज्य में। तो इसी लिहाज से दिल्ली के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जाट में जो प्रवेश वर्मा, जो कि एक तरह से आप कहें कि सबसे प्रोबेबल नेम थे, इजी चॉइस थे, चूंकि उन्होंने केजरीवाल को हराया था और एक अलग तरह की ताकत के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और दिल्ली में चुनाव प्रचार और उसका परिणाम भी निकला कि वो चुनाव जीत गया। अरविंद केजरीवाल को चुनाव हारना पड़ा। तीसरी बार के बाद चौथी बार अरविंद केजरीवाल मैदान में थे। अब जो नाम मुख्य तौर पर आ रहे हैं, देखिए दिल्ली में कास्ट के साथ साथ बीजेपी को क्लास भी साधना होता है। क्लास यानी कि वर्ग, जाति वर्ग हो जाए, क्षेत्रीय वर्ग हो जाए, ये तमाम चीज है। और मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो बनिया, दलित या पंजाबी, इन तीनों में से किसी पे बीजेपी दाव लगा सकती है। लेकिन सबसे खास बात है कि 48 विधायकों में से या अगर कोई बाहर का भी होता है तो जो सबसे ज्यादा समीकरण में फिट बैठेगा उसे ही दिल्ली की कमान मिलेगी। क्योंकि अब से 3 घंटे 3.5 घंटे का वक्त बाकी है और नाम सामने आ जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर बनिया की बात कर ले तो रेखा गुप्ता का नाम आगे है। महिला और बनिया दोनों कम्युनिटी से सत्ता है। और आगे बिहार चुनाव की अगर बात कर ले तो बिहार में भी 4-5% इस क्लास के लोग हैं और हो सकता है कि इसका फायदा मिले, चूंकि अगला जो बड़ा चुनाव है बीजेपी का और एनडीए का वो बिहार में भी ही है। इसके अलावा अजय महावर हैं। अजय महावर भी संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, चुनाव जीते हैं और लो प्रोफाइल रहते हैं। बीजेपी में कहा जाता है कि इफ यू आर कीपिंग लो प्रोफाइल देन यू विल गेट हाई जॉब, यानी हाई पोस्ट जॉब। तो ये हो सकता है कि अजय महावर की लॉटरी इस लिहाज से खुल जाए, क्योंकि बनिया कम्युनिटी से आते हैं और कुछ बनिया दिल्ली में और बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है उसे। लेकिन पिछले 10 सालों में कुछ बनिया के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग इस कैटेगरी के छिटके थे बीजेपी से और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए थे। लेकिन इस बार फिर कुछ वापस आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, तो सबको एक साथ लाने की कवायद बीजेपी करेगी और उस कैटेगरी में ये 2 नाम फिट बैठ सकते हैं। दलित में रविंद्र इंद्राज हैं, बवाना से जीते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट है और देश भर में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 का नारा देकर 240 पर रह गई, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा संविधान की बात करके जो बीजेपी ने बाद में कहा कि लोगों को बरगलाया गया, लेकिन वो एक ऐसा मुद्दा था जिसके तहत बीजेपी की सीटें कम हुई और विपक्ष थोड़ा बहुत मजबूत हुआ। तो दलित कोटे से अगर बात करें तो रविंद्र इंद्राज की भी लॉटरी लग सकते हैं, ये भी काफी लो प्रोफाइल रहते हैं। इसके अलावा अगर आप पंजाबी में आइए तो राजकुमार भाटिया जनकपुरी से जीते हुए सूद, क्या लग रहा है कि 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से ही कोई एक हो सकता है? ठीक है गौरव, मैं लौटूंगी आपके पास। इससे पहले देखिए विधायक दल की बैठक शाम 7 बजे होनी है। उससे पहले दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। शाम को 7 बजे का निमंत्रण है। पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। सर, क्या आप भी उस रेस में हैं? बिकॉज़ बोला जा रहा है कि हो सकता है कि नहीं, मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। आप मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बता दीजिए कि क्या प्रिपरेशन है जी, कल ओथ सेरेमनी के लिए क्या प्रिपरेशन है? ओथ का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको, ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया है। और इसी के साथ देखिए ग्राउंड से लगातार 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रामलीला मैदान से हमारे साथ पल्लवी झा और दिल्ली बीजेपी
पार्टी दफ्तर से हमारे साथ कुमार गौरव बने हैं। कुमार, अब मैं बात कर रही थी, चलिए वीरेंद्र सचदेव ने तो अपने आप को उस लिस्ट से हटा लिया है, वो तो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है, ये बहुत हद तक क्लियर हो गया है। अब हम बात कर रहे थे कि 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से ही कोई एक हो सकता है या फिर कोई और भी, यानी कि कोई सांसद या केंद्रीय मंत्री पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। ये है, चूंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप से जब भी बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि 48 विधायकों में से ही किसी को चुना जाएगा। लेकिन जिस तरह से देरी हुई है, तो अगर विधायकों से ही चुनना था तो इतनी देरी होना स्वाभाविक नहीं है। इसलिए अब थोड़ी ऐसा लग रहा है, चूंकि बीजेपी अमूमन कई बार होता है कि किसी सांसद को बना देती है या किसी और वरिष्ठ नेता को बना देती है, ताकि राज्य में जो यूनिट है बीजेपी की, खासकर जिस राज्य में भी बीजेपी सत्ता से लंबे समय तक दूर रहती है, उसमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कुछ कमी आती है। और हर नेता का एक पावर सेंटर होता है, वो किसी न किसी केंद्रीय नेतृत्व के नेता के साथ जुड़ा होता है, किसी न किसी वर्ग के साथ जुड़ा होता है और उनके साथ कुछ लोग होते हैं। तो ये डर जरूर, जब ये डर ज्यादा होता है तो ऐसा लगता है कि अगर किसी इसमें से 4-5 ग्रुप में से अगर किसी एक को बनाए तो 4 ग्रुप विरोध कर सकते हैं और दिल्ली का डेवलपमेंट, जहां सत्ता में आपको आगे लंबे समय तक रहना है, वो बाधित हो सकता है। और एक मैसेज संगठन के लिहाज से जनता के बीच बेहतर नहीं जाता है, क्योंकि बाद में विरोधी भी उसका फायदा उठाते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि बाहर से किसी व्यक्ति को लाकर तो वैसी स्थिति में हरदीप सिंह पुरी का नाम भी चल रहा है, स्मृति ईरानी का भी नाम चल रहा है, तमाम वो नाम है। लेकिन किसी सांसद मनोज हर्ष मल्होत्रा की आपने बात की, पंजाबी कम्युनिटी से भी आते हैं और पंजाब में चुनाव है तो वो समीकरण भी सज सकता है। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन देखिए, मोटे तौर पर ऐसा लगता है पार्टी के मूड को देखकर या पार्टी के जो पुराने 4-5 राज्यों के फैसलों को देखकर ऐसा लगता है कि विधायकों के बीच से ही लो प्रोफाइल जो रहते हैं, पावर सेंटर से दूर रहने वाला जो लो प्रोफाइल नेता होगा और जो ज्यादा से ज्यादा समीकरणों को साध पाए, उसे ही टॉप पोस्ट मिलेगा। जी ठीक है, एक सवाल मैं पल्लवी आपसे लेना चाहूंगी, क्या झुग्गी विस्तारकों की मौजूदगी भी कल रहेगी? क्योंकि अब बीजेपी देखिए जिस तरीके की सेंधमारी झुग्गी वासियों के बीच में की है, उसको अब मेंटेन भी रखेगी बीजेपी, तो उनकी मौजूदगी भी रहेगी। और यह भी बताया जा रहा है कि रामलीला मैदान से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स जो है वो भी लगाए गए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति भी वहां पर दिख रही है क्या? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं रामलीला मैदान के बाहर खड़ी हूं, लेकिन जब मैं इस रास्ते में आ रही थी तो मुझे हर तरफ केसरिया रंग दिखाई पड़ रहा था और बहुत सारे बैनर्स लगे हुए थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर हमें दिखाई पड़ रही थी। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, देखिए जो यहाँ पर लोग पहुंचेंगे उसमें जिस तरीके से बीजेपी चाहती है, झुग्गी विस्तारक की बात आपने की, उसमें अभी वीरेंद्र सचदेवा ने जिस तरीके से कहा कि ऑटो चालक होंगे, जो झुग्गियों से आते हैं वो लोग होंगे, तो उन लोगों को निमंत्रण दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से वोट बीजेपी को पड़ा है उसमें इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि इनको बुलाया जाए और इनको जो है वो सम्मान भी दिया जाए, ताकि आने वाले समय में बीजेपी जो है जिस तरीके से राजनीति आगे बढ़ाना चाहेगी उसमें कहीं ना कहीं इनकी मदद मिले। और देखिए, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कई ऐसे चुनाव होते हैं जिसको यहां पर भुनाने की कोशिश होगी और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिर्फ वही वर्ग नहीं, तमाम वर्गों को साधा जाए, ताकि आने वाले बिहार चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो या फिर राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब भी आप इस तरीके के कदम को उठाते हैं उसका फायदा पार्टी को मिले। तो पार्टी कोशिश जरूर करेगी और इसीलिए यह भव्य आयोजन हो रहा है जिसमें इतने इमिनेंट पर्सनालिटीज आ रहे हैं, धर्मगुरु आ रहे हैं। तो देखिए, धर्मगुरु का भी आना बहुत बड़ा मैसेज जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हर वो दाव चलेगी जिससे कि बीजेपी को आने वाले समय में हर लिहाज से फायदा हो। तो कुल मिलाकर यहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है दिव्या। मैं ये कह सकती हूं कि अब यहां से साफ वो तस्वीर दिख रही है, बस अब गेस्ट का आना बाकी है। और यहां पर जितने इस वक्त फोर्सेस लगे हुए हैं वो सिर्फ मुआयना कर रहे हैं कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। साथ ही साथ दिल्ली के कई अधिकारी भी इस वक्त यहां पर मौजूद है ताकि वो लास्ट मोमेंट का जो हासिल होता है वो भी ना हो। इसीलिए अब ये कहा जा सकता है कि रामलीला मैदान अब एक नए इतिहास के पन्ने को जोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल पल्लवी, अगर बीजेपी एक महिला उम्मीदवार पर दाव लगाती है, मैं इसका जवाब कुमार गौरव आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि आप इस वक्त प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। अगर महिला उम्मीदवार पर दाव लगाया जाता है तो इसे कैसे देखा जाएगा दिल्ली की राजनीति के हिसाब से? क्या अगर रेखा शर्मा का नाम आगे आता है तो क्या संगठन के साथ साथ आरएसएस का साथ भी है उनके साथ, चूंकि वो एबीवीपी से भी जुड़ी रही हैं? और किस तरीके से आप देखते हैं एक महिला के नाम पर अगर बीजेपी दाव लगाती है तो?
देखिए, बिल्कुल महिला के नाम पे बीजेपी दांव लगा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा मदन लाल खुराना को हटाकर बीजेपी ने सुषमा स्वराज को दिल्ली का, वो पुराने दौर की बात थी, मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद हालांकि बीजेपी चुनाव हार गई और 27 सालों से वो सत्ता से बाहर रही है। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। जहां तक एबीवीपी से रेखा के जुड़े होने की बात है, तो जाहिर सी बात है, अभी आप केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्यों में चले जाइए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आपको एबीवीपी से जुड़े हुए मिल जाएंगे। और जाहिर तौर पे वो वैश्य समुदाय से आती है, बनिया कम्युनिटी से आती है, तो महिला और वैश्य दोनों समीकरण वैश्य वोटर की अगर बात की जाए तो बीजेपी का कोर वोटर भी माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, वक्त की थोड़ी कमी है फिलहाल, रुकते एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए।